हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के लास्ट टाइप्स। ठीक है। सो ऑलरेडी मैंने क्या किया, इंश्योरेंस के टाइप्स में मैंने फिनिश कर दिया है बच्चों। लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। ठीक है। तो आज का आपका लेक्चर है मीन्स फायर इंश्योरेंस। ठीक है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। On out of that I have finished the life insurance, marine insurance, and today I am going to start the fire insurance। ठीक है बच्चों। सो अभी हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में स्टार्ट करते हैं फायर इंश्योरेंस। देखो अभी बच्चों, व्हाट इज अ फायर इंश्योरेंस। टाइप्स में पढ़ने से पहले हम पढ़ना चाहते हैं व्हाट इज अ फायर इंश्योरेंस। सो देखो यहाँ पे फायर इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। द इंश्योरेंस मीन्स लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यू टू द फायर। मतलब अगर कोई भी प्रॉपर्टी है उसको लॉस होता है ड्यू टू द फायर, मीन्स वी टेक द फायर इंश्योरेंस। तो हम कौन सा इंश्योरेंस लेते हैं बच्चों? फायर इंश्योरेंस लेते हैं। तो वी टेक द फायर इंश्योरेंस। सो फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट, is a fire insurance contract is an agreement whereby the insurer is written for consideration undertake to indemnify the insured against the loss of property due to the fire। तो क्या बोला है देखो, फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इज एन एग्रीमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे एक एग्रीमेंट होता है वेयर बाय इंश्योरर इज नॉट इंश्योरेंस कंपनी इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन। उनको क्या मिलता है इंश्योरेंस कंपनी को रिटर्न में? कंसिडरेशन मीन्स दैट इज अ प्रीमियम। उनको रिटर्न कंसिडरेशन क्या मिलता है बच्चों? प्रीमियम मिलता है। वेयर बाय इंश्योरेंस इज रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन अंडरटेक टू इंडेमनिफाई। मतलब प्रीमियम उनको मिलता है रेगुलरली इंश्योरेंस कंपनी को, उसके बदले में वो क्या करते हैं? अंडरटेक करते हैं, मतलब एग्री करते हैं टू इंडेमनिफाई। इंडेमनिफाई मतलब उनकी भरपाई करना, किसकी? द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ टू प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर। ठीक है। उनकी प्रॉपर्टी को इंडेमनिफाई करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी विच इज लॉस ड्यू टू फायर। ठीक है, उसको बोलते हैं फायर इंश्योरेंस। सो इन शॉर्ट बोला जाए, फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू इंडेमनिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ इंश्योर्ड, लॉस प्रॉपर्टी ऑफ इंश्योर्ड ड्यू टू फायर, loss property of insured due to fire. For that they should be take the regular premium. Any property which are subject to damage by fire। अभी ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसको फायर से मतलब खतरा है, मीन्स दे आर द सब्जेक्ट टू डैमेज बाय द फायर। मतलब ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी है शायद यहाँ के फायर के चांसेस है, मतलब आग से प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो सकती है, डैमेज हो सकती है, कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट द फायर। तो ऐसी प्रॉपर्टी का हम फायर इंश्योरेंस ले सकते हैं। द लॉस ड्यू टू फायर, लाइटनिंग एंड एक्सप्लोजन इज ऑल्सो कवर बाय फायर इंश्योरेंस। देखो फायर के थ्रू, लाइटिंग के थ्रू, ठीक है, जब बिजली वगैरह गिरती है उससे भी क्या होता है? आग लग जाती है, बराबर ना। लाइटिंग हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, मतलब कोई भी एक्सप्लोजन हो गया, मतलब ज्वलनशील पदार्थ हो गए जैसे पेट्रोलियम हो गए, हाँ, कोई भी एक्सप्लोजन है उसके थ्रू क्या होता है? अगर फायर होती है, सो इट शुड बी कवर ऑल दिस रिस्क। ठीक है। तो ये हो गया फायर इंश्योरेंस का मीनिंग। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। सो वी हैविंग द टोटल 9 टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन एवरी टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, तो सबसे पहला जो है वैल्यूड पॉलिसी। सबसे पहला पॉलिसी कौन सा है? वैल्यूड। सो अंडर दिस पॉलिसी वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इंश्योर इज एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो सेम पॉलिसी हमने मरीन में भी देखी थी। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोला है? सेम मरीन इंश्योरेंस में वैल्यूड पॉलिसी थी। सो यहाँ पे होता है क्या? अंडर दिस पॉलिसी वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर उसका वैल्यू जो है, हाँ, जिसका हम इंश्योरेंस निकाल रहे हैं, एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही वो वैल्यू हम क्या करते हैं? एग्री कर लेते हैं, उस गुड्स का वैल्यू हम एग्री करते हैं। द इंश्योरर हैज टू पे स्पेसिफिक अमाउंट और लॉस, स्पेसिफिक अमाउंट और वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट ड्यू टू द फायर। तो उस टाइम पे क्या होगा? हम पहले से प्रॉपर्टी का वैल्यू एग्री कर लेते हैं बच्चों, मीन्स उसका इन फ्यूचर जब भी उसका लॉस होगा तो कितना अमाउंट आपको पे करना है, एक ही बार हमने क्या किया? उसका वैल्यू फिक्स कर दिया। तो अगर फ्यूचर में जब डैमेज होगी प्रॉपर्टी फायर से, लॉस होगी प्रॉपर्टी फायर से, तो उस टाइम पे इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस का अमाउंट कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको क्या होगा? जो स्पेसिफिक अमाउंट आपने एग्री किया था एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, दैट अमाउंट पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, दिस कॉज अ वैल्यूड पॉलिसी। तो ऐसा क्यों करते हैं? मीन्स ऐसा करने का रीजन क्या है? वैल्यू वॉज टेकन फॉर दोज गुड्स हुज वैल्यू बिकम अ डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इन द केस ऑफ लॉस बाय फायर। तो ऐसा पॉलिसी क्यों लेते हैं? देखो यहाँ पे कोई गुड्स ऐसे होते हैं जिनका वैल्यू निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है फायर के बाद,
हाँ, अगर कोई प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू हम क्या करते हैं, फायर के बाद उसका वैल्यू करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे पॉलिसी ऐसे गुड्स का हम क्या करते हैं, पहले से वैल्यू फिक्स कर लेते हैं और उसका उतने वैल्यू का गुड्स का इंश्योरेंस ले लेते हैं। इन फ्यूचर वट एवर वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी यू शुड बी गेट द फिक्स अमाउंट विच इज एग्रीड एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। जैसे कौन से गुड्स होते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर द आर्ट वर्क। देखो ये आर्ट वर्क है, कला की चीज है, मतलब पेंटिंग, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है, स्पेक्चर, मतलब क्या, जो स्पेक्चर्स है वो हो गए, स्पेक्चर्स का जो वैल्यू है वो हो गया, स्पेक्चर मतलब हो गया ये जो कला कौशल्य की चीज़ें, मतलब ये आर्ट की चीज़ें है, समझा, कौशल्य की चीज़ें, मतलब जहाँ पे मॉडल वगैरह बनाया जाता है। देखो इसका मॉडल बनाया हुआ है, इंडियन स्पेक्चर में बना है। सो इंडियन एक्सपेक्चर में ये देखो ये सिंबल है, मतलब ये कौशल्य की चीज़ें, मतलब जहाँ पे कला की चीज़ें है। एंड पेंटिंग, ये भी पेंटिंग है। तो ऐसे जो गुड्स होते हैं, स्पेक्चर गुड्स हो गए, आर्ट वर्क हो गए, पेंटिंग हो गए, ऐसे जो गुड्स है जिसका वैल्यूएशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, डैमेज होने के बाद उनका वैल्यू हम कर ही नहीं सकते। तो डैमेज होने के बाद उसका वैल्यू क्या होगा हमें कैलकुलेट करना पॉसिबल है, क्योंकि इसके कितना वो अच्छा है, कितना वो अट्रैक्टिव, उसके हिसाब से उसका वैल्यू दिखता है। और अट्रैक्टिव कब मालूम पड़ता है अपने को, उसको देखने पर मालूम पड़ता है। और डैमेज होगा तो वो अट्रैक्टिव दिखेगा क्या, नहीं, उसका वैल्यू तो खत्म हो गया। तो हमको जब वो दिखता है तभी हम उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो दैट्स वाई द मार्केट वैल्यूज डिपेंड्स, फ्लक्चुएट, हाँ, इसका मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होता है और मार्केट वैल्यू फ्यूचर में कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। इन सच ए केस वी शुड बी टेक द स्पेसिफिक वैल्यू अमाउंट, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, एंड ऑन द केस ऑफ द लॉसेस यू शुड बी गेट दैट स्पेसिफिक अमाउंट whatever the value, whatever loss in at the time of the damage or the fire. फायर के टाइम पे कोई भी वैल्यू हो आपको स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ वैल्यूड पॉलिसी। सेकेंड है बच्चों एवरेज पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी कैसा होता है, यहाँ पे ये ऐसा पॉलिसी है जहाँ पे क्या करता है, मीन्स व्हेन यू टेक द अंडर इंश्योरेंस दिस पॉलिसी इज अप्लीकेबल। अंडर इंश्योरेंस का मतलब कैसा होता है, समझो अभी गुड्स का वैल्यू है 1,00,000 रुपये, लेकिन आपने 50,000 का इंश्योरेंस निकाला, आपने 50% इंश्योरेंस निकाला, तो कल को अगर लॉस होगा तो आपको 50% ही अमाउंट मिलेगा, उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलेगा। दिस कॉल्स द एवरेज पॉलिसी। सो इट इज़ अ पॉलिसी विच कंटेन द एवरेज क्लॉज, जिसमें क्या था एवरेज क्लॉज, इफ द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट इंश्योर्ड एज पर द एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू और इट्स अंडर वैल्यू, मतलब हमने मार्केट वैल्यू से भी कम वैल्यू पे क्या किया है, उसका इंश्योरेंस निकाला है। एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू हमने इंश्योरेंस नहीं निकाला है। समझो 1,00,000 की प्रॉपर्टी, मैंने उसका इंश्योरेंस कम निकाला है, सो देन द इंश्योरर इज लायबल टू पे दैट परसेंट ऑफ द लॉस फॉर विच इट इज इंश्योर्ड, मतलब लॉस का भी उतना ही परसेंट मिलेगा जितने परसेंट आपने इंश्योरेंस निकाला है। समझो 1,00,000 की प्रॉपर्टी थी, आपने 1,00,000 की प्रॉपर्टी का 50,000 इंश्योरेंस निकाला, तो आपने 50% इंश्योरेंस लिया है। तो अगर कल को लॉस जितना भी होगा, जैसे 20,000 लॉस होगा तो आपको 50% अमाउंट मिलेगा, कितना मिलेगा 10,000। अगर 15,000 लॉस होगा तो 7,500 मिलेगा। सो दिस कॉल्ड द एवरेज पॉलिसी, ठीक है, मीन्स दिस पॉलिसी इज अप्लीकेबल, दिस इज कॉल्ड द एवरेज क्लॉज ऑल्सो। ये जो क्लॉज होता है इंश्योरेंस का तभी अप्लीकेबल होता है व्हेन द पॉलिसी इज अंडर इंश्योर्ड, मतलब पॉलिसी का हमने अंडर इंश्योरेंस निकाला है, जितना वैल्यू है प्रॉपर्टी का उससे कम अमाउंट का हमने इंश्योरेंस निकाला है, तो ऐसे टाइम पे ये पॉलिसी क्या होती है, अप्लीकेबल होती है। जैसे एग्जांपल देख लो, इफ द पॉलिसी इज टेकन फॉर ₹1,00,000, हाँ, अगेंस्ट 1,00,000 का आपने पॉलिसी लिया है, लेकिन गुड्स का जो मार्केट वैल्यू कितना है 2,00,000 से, मार्केट वैल्यू इज 2,00,000 एंड लॉस हो गया 50,000। तो देखो आपने पहला हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, 1,00,000 का आपने इंश्योरेंस निकाला है, कितना का 1,00,000 का, और पॉलिसी का अमाउंट कितना 2,00,000, तो आपने कितना परसेंट इंश्योरेंस निकाला 50%, मतलब 1,00,000 का 2,00,000 का 1,00,000 कितना होगा 50% होगा ना। सो यू हैव टेकन द 50% अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस। तो अभी फ्यूचर में आपको प्रॉपर्टी जल गई, डिस्ट्रॉयड हो गई फायर से, एंड टोटल लॉस इज 50,000, आपने को टोटल लॉस कितना होगा 50,000 का। सो इंश्योरेंस कंपनी विल पे ओनली 25,000, सिर्फ 25,000 पे करी 50%। और उसका फॉर्मूला कैसा देखो, क्लेम निकालना, मतलब इंश्योरेंस का क्लेम निकालने का फॉर्मूला है लॉस मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ पॉलिसी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है, मतलब गुड्स का वैल्यू। तो अभी देखो आपने क्या किया है, लॉस कितना हो गया 50,000 का, और आपने पॉलिसी कितने का लिया था 1,00,000 रुपए का, उसके बाद टोटल गुड्स का वैल्यू कितना था 2,00,000, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट करेंगे तो 25,000 आएगा, मतलब 50% क्लेम आपको मिला टोटल लॉस का, ठीक है, बिकॉज यू हैव टेकन द 50% इंश्योरेंस, सो यू शुड बी गेट द 50% कंपेंसेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं एवरेज क्लॉज, ठीक है, एवरेज पॉलिसी। थर्ड वन स्पेसिफिक पॉलिसी। अब यहाँ पे एवरेज क्लॉज अप्लीकेबल था, एवरेज के अपोजिट है ये। In the case of specific policy, the property is insured for some definite amount, डेफिनेट सम, मतलब एक फिक्स अमाउंट से आप इंश्योरेंस लेते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कुछ भी होने दो, आपने एक फिक्स अमाउंट का इंश्योरेंस ले लिया है। इफ देयर इज अ लॉस,
स्टेटेड अमाउंट विल हैव टू बी द पेड द पॉलिसी होल्डर। अगर वहां पे लॉस होगा, जो अमाउंट हमने पॉलिसी में लिखा है, समझो मैंने 1 लाख का इंश्योरेंस है तो मुझे 1 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है, समझ में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लॉस। इन दिस पॉलिसी द एक्चुअल लॉस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट कंसिडर। यहाँ पे एक्चुअल लॉस आप कंसिडर नहीं करते, यू शुड बी कंसिडर द अमाउंट ऑफ पॉलिसी। हाँ, जो स्पेसिफिक अमाउंट का आपके पॉलिसी लिया है वो अमाउंट का पॉलिसी का आपको कहते हो कंसिडर करते हो। जैसा एग्जाम्पल अगर देखें, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी ऑफ 1 लाख, 1 लाख की प्रॉपर्टी है, इंश्योर फॉर 1 लाख, 1 लाख इज इंश्योर फॉर ₹75,000। 1 लाख की प्रॉपर्टी थी, उसका इंश्योरेंस हमने कितने का निकाला है, 75,000 का। यहाँ पे अंडर इंश्योरेंस हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेसिफिक पॉलिसी ली है। अंडर इंश्योरेंस हुआ है तो एवरेज क्लाउज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो, आपने अंडर इंश्योर किया, 1 लाख की प्रॉपर्टी थी, आपने 75 मतलब 75% आपने इंश्योरेंस निकाला है, तो आपको यहाँ पे 75% अमाउंट नहीं मिलेगा, आपको एवरेज क्लाउज नहीं एक्सेप्ट करना, क्योंकि दिस इज नॉट अ एवरेज पॉलिसी। तो आपको क्या हो गया, फ्यूचर में 45,000 का लॉस हो गया, देन इंश्योरेंस कंपनी विल पे द 40,000 ओनली। जब 40,000 का लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी को कितना देगी, 40,000 ही पे करेगी। समझ में आया, मीन्स आपको जितना लॉस हुआ है वही अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। समझ में आया बच्चों। सो इंश्योरेंस कंपनी विल पे मीन्स लॉस अमाउंट। सो देखो अभी यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो 1 लाख की प्रॉपर्टी थी, 75,000 का इंश्योरेंस निकाला, पॉलिसी का अमाउंट 75,000 है, लॉस हो गया 40,000, तो आपको कितना मिलेगा, 40,000। यहाँ पे 40,000 होता है, सो यू शुड बी गेट द 40,000, मतलब जितना लॉस है उतना अमाउंट आपको मिलेगा, स्पेसिफिक अमाउंट मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी मतलब, फ्लोट मतलब होता है बच्चों चेंज, फ्लोट मतलब क्या होता है, चेंज। देखो अभी कभी कभी कैसा होता है, हम क्या करते हैं, हमारा जैसे मेरा अभी फैक्ट्री है, उसमें हमेशा गुड्स का जो गुड्स जो है हमेशा चेंज होता है। कभी गुड्स उसका लोकेशन चेंज होता है, उसका प्लेस चेंज होता है, उसका टाइप ऑफ गुड्स चेंज हो जाता है, हमेशा बदल रहता है। तो जितनी बार गुड्स चेंज होगा उतनी बार हर एक गुड्स के लिए मैं इंश्योरेंस नहीं निकालूंगा। तो मैं हर एक टाइप के गुड्स के लिए, हर एक प्लेस के गुड्स के लिए मैं एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा, दैट इज अ फ्लोटिंग पॉलिसी। सो दिस पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर द गुड्स विच आर टू बी लेइंग एट अ डिफरेंट लोकेशन, गोडाउन और वेयर हाउस। अलग अलग लोकेशन पे है, अलग अलग गोडाउन या वेयर हाउस में पड़े हुए गुड्स, वो सब के लिए एक ही पॉलिसी ले लूंगा। सिंस क्वांटिटी ऑफ गुड्स लेइंग एट अ डिफरेंट लोकेशन फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो अलग अलग लोकेशन पे जो गुड्स रखे जाते हैं ना, उसकी क्वांटिटी हमेशा चेंज होती है, कभी 50 किलो है, कभी 100 किलो है, कभी 100 क्वांटिटी, कभी मतलब अलग अलग क्वांटिटी वो चेंज होते रहती है। समझ में, टाइम टू टाइम इट बिकम अ डिफिकल्ट टू फॉर द ओनर टू टेक द स्पेसिफिक पॉलिसी। तो ऐसे टाइम पर स्पेसिफिक अमाउंट का पॉलिसी नहीं ले सकते। कभी 1 लाख का गुड्स पड़ा है, कभी 50,000 का गुड्स पड़ा है, कभी 75,000 का गुड्स पड़ा है, कभी 2 लाख का गुड्स पड़ा है। तो आप क्या करते हैं, हमेशा जितनी बार, क्योंकि देखो दुकानदार जो होता है या फिर प्रोड्यूसर होता है, जो मैन्युफैक्चर होता है, हमेशा गुड्स का फ्लो होते रहता है उसके पास। तो इसका मतलब गुड्स का वैल्यू हमेशा चेंज हो जाता है, तो हमेशा वो हर एक बार इंश्योरेंस लेगा तो उसके लिए डिफिकल्ट होता है। सो he should be take the floating policy. So businessman or trader take the fluctuating policy. Fluctuating मतलब वही floating policy. Such policy taken for the one sum. उसमें एक ही sum मतलब एक amount, one premium for the goods laying at a different location. मतलब एक फिक्स अमाउंट की पॉलिसी होगी, सम मतलब फिक्स अमाउंट, वन सम मतलब एक ही अमाउंट की पॉलिसी होगी, और प्रीमियम भी आपका एक ही होगा, लेकिन बहुत सारे अलग अलग टाइप के गुड्स अलग अलग प्लेस पे जो रखे गए वो सभी गुड्स को, अलग अलग वैल्यू के गुड्स को क्या करेगा, वो कवर करेगा। सो दिस कॉज ऑफ फ्लोटिंग पॉलिसी, ठीक है। उसका ना एक्सेस पॉलिसी। देखो एक्सेस पॉलिसी कैसे होती है, देखो कभी कैसा होता है, गुड्स का जो वैल्यू होता है ना वो हमेशा फ्लक्चुएट हो जाता है, गुड्स का वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट, तो उसके लिए हम एक्सेस पॉलिसी भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरा गुड्स है, मुझे मालूम है मेरे गुड्स का जो वैल्यू, जो मैंने गुड्स रखा है गोडाउन में, उसका कम से कम वैल्यू इतना है और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू इतना हो सकता है, मेरे को ये पता है। तो अगर मुझे इसके बारे में एक्सपेक्टेशन पहले से है तो मैं क्या करूंगा, उस टाइम पे 2 पॉलिसी ले लेता हूँ। तो कैसे लेते हैं देखते हैं बच्चों। व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स और स्टॉक फ्लक्चुएट, वैल्यू ऑफ गुड्स और स्टॉक फ्लक्चुएट मतलब चेंज, then excess policy may be taken by the insurer apart from the normal policy। तो नॉर्मल पॉलिसी लेने की अपेक्षा हम क्या कहते हैं, एक्सेस पॉलिसी ले लेते हैं। सो होता क्या है, द इंश्योर विल टेक द 2 पॉलिसी, उसमें 2 पॉलिसी लेगा। वन पॉलिसी, फर्स्ट पॉलिसी फॉर द अमाउंट बिलो विच द वैल्यू ऑफ गुड्स डज नॉट फॉल। एक पॉलिसी लेगा उस अमाउंट के लिए जो मिनिमम अमाउंट है, उसके नीचे वैल्यू डाउन होने वाला नहीं है। समझ में, एक पॉलिसी हो गया। समझो मैंने जो भी अमाउंट है वो मुझे मालूम इतना अमाउंट है, इससे नीचे मेरा गुड्स का वैल्यू नहीं जाएगा, तो मैं उतने का कम से कम वैल्यू का एक पॉलिसी लेता है। एंड अदर पॉलिसी फॉर द कवर द एक्सेस वैल्यू। अभी मुझे मालूम है ज़्यादा से इसका वैल्यू कितना हो सकता है, समझ में,
ज़्यादा से वैल्यू इसका कितना हो सकता है। तो वो जो मिनिमम वैल्यू और ज़्यादा से वैल्यू बीच का डिफरेंस जो है, एक्सेस अमाउंट जो हमने ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू, एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू जो है, उसके लिए मैं क्या करूँगा और एक इंश्योरेंस ले लूँगा विच इज टाइप्स विच द प्राइस ऑफ द गुड्स इज फ्लक्चुएट, मतलब जितना एक्सेस अमाउंट से फ्लक्चुएट होगा, बढ़ेगा, हाँ, बढ़ने का जो जितना चांस है, उसके लिए एक्स्ट्रा और एक पॉलिसी लूँगा। सो दैट द टू पॉलिसी, वन इज फॉर द मिनिमम अमाउंट ऑफ गुड्स, वन फॉर द एक्सेस वैल्यू विच कैन बी फ्लक्चुएट इन द फ्यूचर, मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू जो फ्यूचर में बढ़ने के चांस है, उसके लिए और एक पॉलिसी ले लेगा। ठीक है, तो देखो एग्जांपल में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स स्टॉक 1,50,000, समझो गुड्स का वैल्यू का जो स्टॉक है 1,50,000 का गुड्स का वैल्यू है, 1,50,000, 1,50,000, एंड टू गुड्स वैल्यू ऑफ द गुड्स रेंज बिटवीन द 1,50,000 टू 2 लाख, मतलब गुड्स का जो रेंज है 1,50,000 से लेके 2 लाख के बीच का उसका गुड्स का वैल्यू का रेंज है, मतलब मिनिमम वैल्यू 1,50,000 है, मैक्सिमम वैल्यू 2 लाख है। मुझे मालूम है मेरे गुड्स का जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 लाख रुपए है, कम से कम वैल्यू कितना है 1 लाख रुपए। सो 1,50,000 उसका मिनिमम वैल्यू है और ज़्यादा से वैल्यू उसका 2 लाख रुपया हो जाएगा, ऐसा मुझे पता है। तो मैं क्या करूँगा, सो वन पॉलिसी इज टेकन फॉर 1 लाख, पहली पॉलिसी में लूँगा 1,50,000 की लूँगा जो मिनिमम वैल्यू है, फर्स्ट पॉलिसी, दिस इज माय फर्स्ट पॉलिसी, मिनिमम वैल्यू के लिए। अनदर पॉलिसी फॉर द एक्स्ट्रा वैल्यू, अभी 1,50,000 में एक्स्ट्रा वैल्यू कितना बढ़ेगा 50,000 का, क्योंकि ज्यादा से वैल्यू 2 लाख होगा, तो एक्स्ट्रा वैल्यू कितना बढ़ेगा, सेकंड पॉलिसी फॉर द एक्सेस वैल्यू दैट इज ₹50,000, मतलब 2 लाख का वैल्यू इंश्योर लिया उसने, एक जो है मिनिमम वैल्यू का और एक क्या एक्सेस वैल्यू का उसने इंश्योर लिया, दिस इज कॉल्ड एक्सेस पॉलिसी। ठीक है, मतलब यहाँ पे लॉस होने के चांसेस, क्योंकि बच्चों ऐसा क्यों करते हैं लोग, क्योंकि ऐसा होता है इंश्योरेंस कंपनी का एक ही फंड है, एक्चुअल लॉस और अमाउंट ऑफ पॉलिसी विच इज लोअर, इंश्योरेंस कंपनी वाले पे करेंगे। तो कल को क्या होगा, ये अमाउंट तो पे करेगा, लेकिन फिर ये जो इसका जो लॉस है वो डैमेज इंश्योरेंस वाला कवर नहीं करेगा, इसलिए हम इस जो एक्सेस अमाउंट है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पॉलिसी ले लेते हैं। समझ में? उसका रीस्टेटमेंट पॉलिसी, देखो रीस्टेटमेंट मतलब रिप्लेसमेंट, मतलब गुड्स को फिर से उसी पोजीशन पे ला के देना। समझे? अभी मैं देखो मोस्टली जो बहुत ही कॉस्टली गुड्स होते हैं, जैसे अभी बहुत महंगी जो कारें होती है, जैसे मर्सिडीज कार हो गए, BMW हो गई, ये जो कार होती है देखो बच्चों, ये क्या होते हैं, मिस मोस्टली ये लोग रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी लेते हैं अपने कार का, मतलब कल को एक्सीडेंट में समझो कार डैमेज हो जाए तो आपको क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी वाले पूरी नई कार आपको ला के देंगे। समझ में? आपको इंश्योरेंस पूरी स्क्रैप वाली कार लेके चले जाएंगे और आपको नई कार लगेगी, रीइंस्टेटमेंट। ठीक है, सो दिस इज टाइप ऑफ पॉलिसी वेयर द इंश्योरर अंडरटेक टू रिप्लेस करेगा द प्रॉपर्टी और द गुड्स लॉस्ट बाय फायर, जो गुड्स लॉस्ट बाय फायर हुआ है उसको रिप्लेस करके देगा आपको, उसका इंश्योरेंस का पैसा अमाउंट में नहीं देगा, आपका क्लेम अमाउंट में नहीं देगा, आपको गुड्स ला के दे देगा। इन दिस पॉलिसी इंस्टेड ऑफ पेइंग द कंपेंसेशन फॉर द प्रॉपर्टी लॉस्ट बाय फायर द प्रॉपर्टी इज रिप्लेस, आपको कंपेंसेशन पे करने के अपेक्षा आपको क्या करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को रिप्लेस करके देंगे। समझ में? वाइल पेइंग द कंपेंसेशन द डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ द पॉलिसी इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, उस टाइम पे डेप्रिसिएशन अमाउंट नहीं देखते। समझो अभी मेरे पास ऑडी कार है, मैंने क्या किया, उसका इंश्योरेंस ले लिया, कौन सा इंश्योरेंस लिया, रीइंस्टेटमेंट इंश्योरेंस लिया है। कल को समझो रोड में एक्सीडेंट हो गया और फायर से पूरा मेरा कार क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, तो अभी मैंने कितना यूज़ किया, अभी समझो मैंने उसको जब लिया था उसका वैल्यू समझो 1 करोड़ का था और उसको बाद में डेप्शन हो गया 1 लाख रुपया या 10 लाख का डेप्शन हो गया, तो आज उस कार की कीमत 90,000 है मार्केट में, तो वो ध्यान में नहीं देंगे, 1 लाख का ही नया कार ला के देंगे, ऐसा नहीं 90,000 का कार ला के देंगे। समझ में आया कि 90 लाख का कार नहीं लेंगे, डायरेक्ट 1 करोड़ का आपको कार ला के दे देंगे। समझ में? तो इसका मतलब क्या है, वाइल पेइंग द कंपेंसेशन द डेप्रिसिएशन, मतलब जो उसका वैल्यू हम यूज करने से उसका वैल्यू जो रिड्यूस होता है वो कंसिडर नहीं करेंगे, आपको फिर से नया वैल्यू का आपको प्रॉपर्टी मिल जाता है। द रेट ऑफ प्रीमियम इज हायर, ऐसे टाइम पे रेट ऑफ प्रीमियम हायर होता है इन द रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। समझ में? सो रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी में क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ पेइंग द कंपेंसेशन इन द मनी दे शुड बी रिप्लेस द प्रॉपर्टी विच इज डैमेज बाय फायर। ठीक है, लॉस बाय फायर, दिस इज कॉल्ड द रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। उसका नेक्स्ट है कंपेरेंसिव पॉलिसी। देखो कंपेरेंसिव पॉलिसी क्या है, देखो कंपेरेंसिव मतलब क्या होता है, अभी हमें यार ये कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी है, फायर इंश्योरेंस, तो इसका मतलब कल को फायर होगा तो क्या होगा, फायर से प्रॉपर्टी डैमेज होगा तो आपको क्लेम मिलेगा, लेकिन रिस्क तो बहुत सारे हैं, देयर आर द मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क, सिर्फ फायर से डैमेज होने वाली प्रॉपर्टी, देयर आर द मेनी टाइप्स, जैसे अर्थक्वेक हो गया उससे प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, फ्लड आ गया उससे प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, समझ में? उसके बाद स्टॉर्म आ गया उससे बर्गलरी हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, फायर हो गया, ये तो फायर के लिए फायर इंश्योरेंस लिया है, लेकिन बाकी जो रिस्क होते हैं मेनी अदर काइंड्स ऑफ रिस्क,
वो सब रिस्क के लिए मैं क्या करूंगा, फिर अलग अलग कितने रिस्क की उतनी पॉलिसी नहीं लूंगा मैं, तो उस टाइम पे एक पॉलिसी लूंगा, कंपेरेटिव पॉलिसी। तो कंपेरेटिव पॉलिसी क्या होगी, इट कवर द ऑल द काइंड्स ऑफ रिस्क अंडर द वन इंश्योरेंस पॉलिसी। सो देखो नॉर्मली द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट कवर द लॉस ड्यू टू द रॉयट वार। देखो रॉयट मतलब दंगा फसाद, वार लड़ाई झगड़े, समझ में, अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में वार हो गया, तो उस टाइम पे जो प्रॉपर्टी डैमेज होगी उनके आसपास के इलाके में, उनका लॉस वो भरपाई नहीं करते। हाउएवर दिस पॉलिसी कवर द लॉट्स ऑफ रिस्क। लेकिन ये जो पॉलिसी अगर आपने ली रही है फायर इंश्योरेंस की, कौन सी, कंपेरेटिव पॉलिसी, सो दिस पॉलिसी कवर द रिस्क अंडर द सिंगल पॉलिसी। लेकिन अगर आपने कंपेरेटिव पॉलिसी ली है तो आपके हर टाइप के रिस्क को कवर करेगी। द रिस्क में बी लॉस ड्यू टू द लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू द फायर, एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म, ऐसे अलग अलग टाइप के रिस्क को क्या करता है, वन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करती है, कवर करती है। दिस कॉल्स कंपेरेटिव पॉलिसी। ठीक है, सो कंपेरेटिव पॉलिसी मींस व्हाट, सिंगल पॉलिसी कवर द मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क अदर देन द फायर। ठीक है, उसका कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। देखो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी क्या है, देखो अभी देखो मोस्टली जो गुड्स है, ठीक है, गुड्स का जो अभी हमने जितने भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में देखा, लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी डैमेज बाय फायर, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज बाय फायर हो गया तो आपको क्या करेंगे, मीन्स आपको पैसे की भरपाई करके देंगे, कंपेंसेशन पे करेंगे। बट इन द केस ऑफ इंटेंजिबल गुड्स, इंटेंजिबल जो गुड्स अदृश्य है, जैसे समझो अभी मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट अदृश्य होता है, इट इज अ इंटेंजिबल थिंग्स, और कल को समझो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, समझ में आया, तो मैं भी उसका भी इंश्योरेंस ले सकता हूं अंडर दिस पॉलिसी, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। मतलब जो मेरा लॉस है, लॉस ऑफ द प्रॉफिट में लॉस हो गया, उस लॉस को कवर करने वाली पॉलिसी है। सो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ओरिजिनली परचेज टू इंडेंटिफाई द मटेरियल लॉस ओनली। मटेरियल लॉस मतलब जो गुड्स है, मटेरियल लॉस मतलब गुड्स, जो फिजिकल गुड्स होते हैं उसको मटेरियल लॉस बोलते हैं। द इंटेंजिबल इंटरेस्ट वाज नॉट टू बी इंडेंटिफाई। जो इंटेंजिबल इंटरेस्ट होते हैं, मतलब इंटेंजिबल लॉस है, वो उसको कवर नहीं करता। इंडेंटिफाई मतलब उसको भरपाई नहीं करता। इंटेंजिबल मतलब जैसे अभी लॉस को कोई देख सकता है क्या, इट इज अ इंटेंजिबल। एक्सपेंस को कोई देख सकता है क्या, बिजनेस में नहीं होता है। ठीक है, जैसे कुछ मार्केट में समझो प्राइस चेंज हो गया, डिमांड चेंज हो गया, तो मेरे को क्या हो गया, मेरा प्राइस, गुड्स का प्राइस डाउन हो गया, तो मेरे को लॉस हो गया। तो ऐसे जो लॉस है, ऐसे लॉस को फायर इंश्योरेंस कवर नहीं करता। बट thus the consequential loss policy include the loss of the intangible। लेकिन जो consequential पॉलिसी है बच्चों, दिस कैन बी कवर द लॉस ऑफ इंटेंजिबल लॉस, जो अदृश्य लॉस है उसको भी वो कवर करता है। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी उसको भी कवर करता है, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, उसका जो डैमेज हो जाएगा, उसका जो वैल्यू डाउन हो जाएगा, उसको भी क्या करेगा, कवर करेगा। दिस पॉलिसी प्रोवाइड द इंडेंटिफाई टू द इंश्योर्ड फॉर द लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट। आपका जो नेट प्रॉफिट उस नेट प्रॉफिट का जो लॉस है उसको भी कवर। अभी समझो मेरे को लॉस हो गया बिकॉज ऑफ चेंज द डिमांड, मार्केट में कस्टमर की डिमांड चेंज हो गई, मेरे प्रोडक्ट का डिमांड घट गया मार्केट में, और मेरे प्रोडक्ट का प्राइस फॉल हो गया, तो मेरा प्रॉफिट कम होने लग गया, तो प्रॉफिट को क्या करेगा, वो कवर करेगा। तो प्रॉफिट समझो पहला मैं प्रॉफिट 1 लाख रुपए कमा रहा था, आज मैं प्रॉफिट कितना कमा रहा, 70,000, तो मेरे प्रॉफिट में कितना लॉस हो गया बच्चों, 30,000 का मेरे को क्या हो गया, लॉस हो गया। तो 30,000 का वो जो लॉस है वो कवर करके देगा। समझ में? पेमेंट ऑफ द स्टैंडिंग चार्जेस, जो स्टैंडिंग चार्जेस है, स्टैंडिंग चार्ज में जो फिक्स चार्जेस है उनका पेमेंट करेगा एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। समझ में? सो स्टैंडिंग चार्जेस एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, मतलब कामकाज का कॉस्ट बढ़ गया। पहला समझो क्या था, कॉस्ट कम था, लेकिन अभी क्या समझो मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, ये सब का कॉस्ट बढ़ने से क्या हो गया, मेरे को लॉस बियर करना पड़ा। तो ऐसे भी लॉस को वो कवर करता है। देखो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस फायर पॉलिसी, हाँ, तो इसमें लिखा है नेट प्रॉफिट को कवर करेगा, स्टैंडिंग चार्जेस को कवर करेगा। दिस पॉलिसी प्रोवाइड द इंडेमनिटी फॉर द लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट का लॉस, ठीक है। उसके बाद पेरिल्स कवर सिमिलर टू पॉलिसी, उसका एक्सटेंशन परमिसेबल जैसे टू कवर द स्पेशल पेरिल्स जैसे फेलियर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, इस सब की वजह से जो लॉस होता है वो भी लॉस को क्या करता है, कवर करता है। मतलब इंटेंजिबल लॉस को भी वो क्या करता है, कवर करता है। समझ में? दिस कॉज कॉन्सिक्वेंशियल इंश्योरेंस पॉलिसी। अब हम पढ़ेंगे स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। देखो स्प्रिंकलर दिख रहा है, देखो अभी देखो कभी कभी स्प्रिंकलर मतलब क्या होता है, जो पानी का फव्वारा होता है उसको स्प्रिंकलर बोलते हैं बच्चों। मोस्टली कैसा होता है, हर एक फैक्ट्री में या फिर हर एक इंस्टीट्यूशन में कहीं पे भी हम कहते हैं, जब फायर इंश्योरेंस, फायर के क्या होते हैं, बहुत सारे पूरे फायर के पूरे स्प्रिंकलर लगे होते हैं,
स्मोक डिटेक्टर लगे होते हैं, स्मोक अलार्म लगे होते हैं। वो क्या होता है, कल को समझो फैक्ट्री में आग लगती है, फायर होता है, तो जो स्प्रिंकलर क्या आते हैं उसको, उस हीट को डिटेक्ट करते हैं और ऑटोमेटिकली ये जो स्प्रिंकलर है दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से क्या होता है पानी बाहर जाता है। समझा, जो स्प्रिंकलर है यहाँ से पानी क्या आता है, जैसे देखो नीचे फायर आ रहा है तो स्प्रिंकलर क्या करते हैं, ये डायरेक्ट वाटर के थ्रू क्या करते हैं, इसको आग को बुझा डालते हैं, आसपास के होने वाली आग को। समझ में आया? तो स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी, ये क्या है, स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी कवर द डैमेज टू प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय द ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम। देखो ऑटोमेटिक जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उसकी वजह से क्या हो गया, प्रॉपर्टी डैमेज हो गए, दैट हैज बीन लीक और डिस्चार्ज वाटर एक्सीडेंटली रैदर देन इन रिस्पॉन्स टू द फायर एंड स्मोक। ठीक है, अभी देखो फायर और स्मोक के अलावा बाकी कुछ ही रीजन की वजह से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है स्प्रिंकलर क्या होता है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। तो ऐसे भी डैमेज को वो क्या करता है, कवर करता है। हाउएवर डिस्चार्ज और लीकेज ऑफ वाटर ड्यू टू द हीट, लेकिन हीट की वजह से लॉस हो गया है, हीट की वजह से क्या हो गया, स्प्रिंकलर क्या हो गया, डिस्चार्ज पानी लीकेज हो गया है। रिपेयर अल्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को रिपेयर और अल्टर करते हुए क्या हो गया, स्प्रिंकलर फट गया और उससे क्या हो गया, पानी बाहर आने लगा, जिससे प्रॉपर्टी का डैमेज हो गया। अर्थक्वेक की वजह से हो गया, वार की वजह से हो गया, एक्सप्लोजन की वजह से हो गया, नॉट कवर अंडर दिस पॉलिसी। ठीक है, तो स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी क्या होता है, स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी कवर द डैमेज टू प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय द ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम। ये ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम है, जैसे नीचे फायर लगेगी ये स्प्रिंकलर से पानी ऑटोमेटिकली बाहर आना चालू होगा और जितने भी फायर है उसको क्या करेगा, वो बुझा देगा। दैट हैज अ लीक और डिस्चार्ज वाटर एक्सीडेंटली रैदर दैन इन द रिस्पॉन्स टू द फायर एंड स्मोक। मतलब जैसे क्या होगा, फायर और स्मोक की वजह से क्या होगा, फायर और स्मोक जैसे आएगा वैसे क्या होगा, स्प्रिंकलर आएगा और क्या करेगा, पानी से पूरा बुझा देगा, आग को बुझा देगा। लेकिन कभी कभी कैसा होता है, विदाउट लीकेज स्मोक की वजह से क्या होता है, फायर को लीकेज करता है, लेकिन दूसरे रीजन से भी क्या होता है, कभी कभी बाकी जो प्रॉपर्टी क्या होती है डैमेज होती है, तो उसको क्या करता है, वो कवर करता है। समझ में आया? ऐसे लॉस को स्प्रिंकलर के थ्रू जो वाटर डिस्चार्ज होने से जो स्प्रिंकलर की वजह से बाकी जो प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है उस लॉस को क्या करता है, वो कवर करता है। ठीक है, सो दिस इज द टाइप्स ऑफ द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है बच्चों, थैंक यू, दिस क्वेश्चन इज कवर। सभी लोग जरा इसका अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।